हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लेंगे और उन पे डिस्कस कर लेंगे ताकि जो भी करंट में इश्यूज चल रहे हैं उसमें हम अच्छे से अपनी पकड़ बना सकें। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते ही होंगे कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 324। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस भाग में आता है। तो भाग 15। कई बार या तो यूपीएससी की बात करें या फिर जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि भाग 15 किससे रिलेटेड है या फिर निर्वाचन आयोग का जो भाग है वो कौन सा है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है 324। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इसमें। अच्छा, पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आयुक्त होते हैं। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि एक होता है जो हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अलग कमिश्नर और होते हैं। ठीक है, तो 3 कमिश्नर हो जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति कैसे करते हैं? एक समिति गठित की जाती है। अभी हाल ही में एक समिति बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, कानून बुलाया था उसको लेके। ये समिति, इस समिति में कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, यानी एक यूनियन मिनिस्टर रहेगा, पीएम रहेंगे और एलओपी रहेंगे। अगर एलओपी अनुपस्थित होते हैं या फिर एलओपी नहीं है तो ये दोनों मिलकर भी इसकी नियुक्ति इसको सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा है कि यहाँ पे एलओपी अवेलेबल है, तो अब इन तीनों को मिल के ही एक कमेटी बनेगी और वो राष्ट्रपति के पास मेंबर लिस्ट भेजेगी। ठीक है, कि इसको हमें बनाना है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे। तो ऐसे जो भी जिसको भी कमिश्नर बनाना होगा वो बन जाएगा। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 ईयर। ठीक है, या तो 6 साल पूरे कर लेते हैं या फिर 65 ईयर्स तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसमें एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि थोड़ा डाउट हो रहा है कि नया जो कानून आया है उस कानून में शायद इसका एज कुछ कम तो नहीं किया गया है, शायद 5 ईयर। एक बार चेक कर लेना है इसको, मैं भी इसको बाद में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता की बात करते हैं तो क्या योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बात करते हैं इनके वेतन की। तो इनकी जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर होगी। ठीक है, और जो कि संचित निधि पर भारित होती है। बात करते हैं इनके पद मुक्ति की। तो पद मुक्त कैसे होता है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो बात करते हैं पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो इनको पद से हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं। ठीक है, और जो अन्य कमिश्नर होते हैं इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कैसे? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनकी सिफारिश के आधार पर वो सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति उन्हें हटा देंगे। ठीक है, बात करते हैं इनकी शक्तियाँ और कार्य की। क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या इनको कार्य दिए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात होती है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाना। तो जैसे राज्य विधानमंडल यानी कि दिल्ली विधानमंडल का चुनाव है तो करवाएंगे। कौन करवाएगा? चुनाव भारत का चुनाव आयुक्त। संसद का चुनाव करवाते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं और ये उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस में या फिर यूपीएससी में भी कि चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं या फिर चुनाव आयोग इनमें से किन किन लोगों के चुनाव करवाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए भी हैं, अभी करंट में भी आए हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगली शक्ति की बात करते हैं इनकी। जैसे है कि जो जितने भी ये राजनीतिक दल होते हैं तो इनका पंजीकरण। ठीक है, और इन दलों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं या मुद्दे होते हैं इनके सुलझाने का कार्य भी चुनाव आयोग ही करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो जितनी भी पार्टियां हैं उनके अपने एक चुनाव चिन्ह होता है। ठीक है, तो उन चिन्हों का आवंटन कौन करेगा? ये भी चुनाव आयोग ही करेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल।
तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं और राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे मिलता है। लेकिन दर्जा देता कौन है? तो दर्जा देना भी काम चुनाव आयोग का ही होता है। ठीक है। राज्य दल वो दल होते हैं जो राज्य स्तर पे पार्टियां होती हैं, और राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल वाइज, जैसे कि हम बात करें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस, ये सब क्या है? राष्ट्र स्तरीय दल है। और बात करते हैं हम राज्य स्तरीय, जैसे कि सपा, ठीक है, और भी छोटी मोटी पार्टियाँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं परिसीमन। तो ये क्या करते हैं, किसी क्षेत्र का अगर परिसीमन करवाने में सहायता करता है, और परिसीमन आयोग की सहायता कौन करता है? तो चुनाव आयोग करवाता है चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन करवाने में। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, अगर कोई सांसद या विधायक ये अयोग्य है तो इसके बारे में जांच कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। और इसकी सिफारिश किसको करेंगे? राष्ट्रपति या राज्यपाल को। राज्य विधानमंडल की बात है तो राज्यपाल को करेंगे, और सांसद की बात है तो राष्ट्रपति को करेंगे। ठीक है, ऐसे सिफारिश करते हैं, और इनकी सिफारिश मानना ये बाध्यकारी होती है इन लोगों के लिए। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। इसको शक्ति दी गई है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाइए, इसका कार्य भी होता है। इसके लिए इसे एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करनी होती है। अब बात करते हैं आदर्श आचार संहिता, तो क्या इसका संविधान में कोई प्रावधान है या फिर इसके लिए कोई कानून है? तो जी नहीं, इसके लिए ना तो संविधान में कोई प्रावधान है और ना ही इसके लिए कोई कानून है। ये शुरुआत कब हुई? तो टी.एन. सेशन एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता है जो है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं या फिर क्या प्रतिबंध होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, आदर्श आचार संहिता में जितनी भी जो लोभ लुभावन योजना होती हैं, यानी कि नई घोषणा बोल सकते हैं, जैसे जनता को हम क्या करते हैं, अपने पक्ष में लेके आना, अपना वोट बैंक तैयार करना, तो ये नहीं कर सकते हैं आप, नई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते हैं? सरकारी मशीनरी, यानी चुनाव प्रचार में आप सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे। नहीं तो पता पड़े कि चुनाव आया है और सरकारी मशीनरी प्रचार करती घूम रही है, सरकार की गाड़ियाँ प्रचार करती घूम रही हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। और क्या नहीं कर सकते हैं? कोई भी जैसे राजनीतिक दल है या फिर उम्मीदवार है, ये जाति, धर्म और क्षेत्र विशेष के मुद्दे ना उठाए। ठीक है, जाति का मुद्दा नहीं उठाएगा, धर्म का नहीं उठाएगा, या फिर जो क्षेत्र के मुद्दे हैं इनको नहीं उठाएंगे। ठीक है, आगे और क्या नहीं कर सकते हैं? धन बल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी चुनाव चलता है तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे बांट रहे हैं, पैसे भाई अनऑफिशियल तो बांटे जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल क्या होता है? धन बल का उपयोग नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जब चुनाव का टाइम आता है तो कई बार बैरिकेटर पे कई गाड़ियों में पैसे पाए जाते हैं, तो उसमें ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे और क्या नहीं कर सकते हैं? तो जैसे कि एक इसमें सारी बात आती है कि आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है। तो जब चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाती है ना, चुनाव तिथि की घोषणा, जैसे मान के चलिए चुनाव है 20 जनवरी से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसकी घोषणा मान के चलिए 1 जनवरी की घोषणा हो गई, तो 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगी, और जब तक चुनाव चलेगा अंत तक, तब तक चलेगी। अंतिम चरण, चुनाव के अंतिम चरण तक, ठीक है, अंतिम चरण तक ये घोषणा आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आदर्श आचार संहिता में जो भी प्रावधान उनको हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, क्या मुद्दे हैं ऐसे जो से चुनाव आयोग हमेशा चर्चा में बना रहता है। अभी आपने देखा कि जो अध्यादेश लाए थे, कानून बन गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर। तो इसमें नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति आप देख रहे होंगे कि नियुक्ति पूरी तरीके से क्या है, कार्यपालिका के हाथ में है कि नहीं? कार्यपालिका के हाथ में है पूरी तरीके से, तो ये एक आलोचना का मुद्दा बना हुआ है। आगे बात करते हैं कि इसकी जो योग्यता है, योग्यता का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। योग्यता क्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी थोड़ा मुद्दा बन जाता है कि अब सरकार जिसको चाहे उसको बना सकती है। ठीक है, इसके लिए हम बात करें कि योग्यता को लेके ना एक वेंकट चलैया आयोग है,
है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बैंकेट चलैया आयोग। ठीक, इस आयोग ने और विधि आयोग, इन दोनों ने सिफारिश की है इसके लिए कि योग्यता कुछ बनाई है, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए सिफारिश की है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि लाभ के पद, जैसे मान के चलिए चुनाव आयोग अपने पद से मुक्त हो गया, तो पद मुक्त के बाद क्या वो लाभ के पद पे रह सकता है, नहीं रह सकता? तो पद ग्रहण पर कोई रोक नहीं है, यानी कि रह भी सकता है। ठीक है, तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए कि उसको सब कुछ मशीनरी पता है, सब कुछ व्यवस्था पता है, तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये भी एक बना हुआ है, क्योंकि इसके लाभ के पद पर रोक नहीं है। इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो सुनिश्चित प्राप्त है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों की यह प्राप्त नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं, अभी हमने देखा था कि जो CEC है, इनको हटाने की तो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है और उनको सिफारिश पे ओनली हटा दिया जाता है। तो ये थोड़ा विभेद है दोनों में, तो इसको लेके एक आलोचना बनी हुई रहती है। आगे बात करते हैं कि भारत में जो निर्वाचन आयुक्त है, इनका अपना एक अलग सचिवालय और प्रशासनिक तंत्र नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें सरकारी मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो निष्पक्ष चुनाव में एक बाधक हो जाती है। ठीक है, इस टाइप का भी एक पॉइंट है, तो लेकिन वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि शायद इस पॉइंट में थोड़ा सा एक कमी नज़र आई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद इनका एक अपना खुद का तंत्र होता है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी, इससे थोड़ा हटके, ये आलोचना में नहीं आएगा, ये अलग सी चीज़ है थोड़ी सी, कि जो जैसे मान के चलिए नेशनल वाइज चुनाव है, यानी कि देश का चुनाव, जैसे कि लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है ना? तो केंद्र सरकार का रहेगा। और राज्य के चुनाव है, जैसे कि विधानमंडल के चुनाव है, तो इस पे जो खर्चा उठाएगा वो कौन उठाएगा? तो यहाँ पे राज्य सरकार है। इसको एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा, राज्य सरकार तो है ही, साथ में केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती है, इस पर थोड़ा सा मुझे एक डाउट है। आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। मैंने पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ तो आपको ज़रूर आने वाले नोट्स में मैं अपडेट कर दूँगा। फिलहाल आप भी थोड़ा ही काम करिए, इसको देखिएगा, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही हम काफ़ी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और आपकी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।